with Allah's name, the most benignant and magnificent. Hello, students. Hope you're fine and doing well. Today, this is our 8th lecture of Applied Physics. I am Zahid Riaz, instructor of this subject, Applied Physics. I am lecturer in Institute of Southern Punjab, ISP Multan. Dear student, today our lecture contents are electrostatic. There are different topics related to electrostatics. इसमें कुछ टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले डिस्कस किया इलेक्ट्रिक चार्ज को, फिर हमने चार्ज से रिलेटिव जो कॉलम लॉ है उसको डिस्कस किया कि दो चार्ज का इंटरेक्शन कैसे होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का क्या फिनोमिना है। उसके बाद हम चार्ज की वजह से जो फोर्स फील्ड पैदा होती है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं उसको डिस्कस किया। देन आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का हम पढ़ रहे थे, तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से, और आज कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये जो चैप्टर है इसको कंप्लीट किया जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स फील्ड है। किसी भी चार्ज के गिर्द जो फील्ड पैदा होती है उसमें कोई और चार्ज अगर उस फील्ड में आएगा तो उस पर एक फोर्स जो है वो असरअंदाज होगी, जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी या उस चार्ज से रिपेल करेगी, दूसरी तरफ भेजेगी। लेकिन इसी फोर्स की वजह से जो है वो चार्ज जो है मूव करता है, तो चार्ज पर एक वर्क जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो कंसेप्ट सिंपल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये मेजर करती है वर्क डन इन मूविंग चार्ज बॉडी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हम ये देखते हैं कि चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, तो वो जो वर्क कर रहा है बेसिकली उस वर्क को हम बेसिकली तौर पर मेजर करते हैं किसी भी चार्ज के ऊपर। तो पोटेंशियल इज बेसिकली अ वर्क डन ऑन अ सिंपल चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। नेक्स्ट, दिस इज अ सिंपल इक्वेशन। आप देख सकते हैं कि वर्क डन किया हुआ है एक चार्ज पर और चार्ज को मूव करवाया हुआ है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास वर्क डन किया गया है यानी मूवमेंट जो हुई है चार्ज की ए से बी, उसमें हम सिर्फ इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को देखते हैं, हम पाथ को नहीं देखते। वो का पाथ कोई भी हो सकता है, ए से बी की तरफ आप इस पाथ से जाएं या आप इस पाथ से जाएं, जिस पाथ से मर्जी जाए। हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो वर्क डन इज मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ए से बी की तरफ मूव किया हमने और फोर्स जो हमने अप्लाई की है उस चार्ज के ऊपर, और ये फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है जी। तो इसकी वजह से मूव किया ए से बी पॉइंट की तरफ। जो एफ जो है वो बराबर होता है हमारे पास क्यू ई की फॉर्म में। अब ये देख सकते हैं कि बेसिक तौर पर जो ई होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज के, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये इक्वल है वर्क डन ऑन अ चार्ज, यानी फोर्स ऑन अ चार्ज इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वर्क डन ऑन अ चार्ज इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। ये कंजर्वेटिव फील्ड इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें हम टोटल जब चार्ज को मेजर करते हैं, जब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ आते हैं वापस उसी पॉइंट पर, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अब देखिए हमारे पास क्लोज पाथ है जिसमें हम सी जो है मूव कर रहा है ए से बी, बी से सी और दोबारा ए पॉइंट पर वापस आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल डिपेंड अपॉन ओनली द एंड पॉइंट एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। पाथ पे डिपेंड नहीं करती, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया है। द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी किसी भी सरफेस में जब हम चार्ज डेंसिटी को मालूम करते हैं तो ओवरऑल जो फील्ड है वो उसकी ज़ीरो होती है। वो इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज है। ओवरऑल अगर बैलेंस होगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। दिस इज़ अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं, और इसका यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज मूविंग एट रेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो वर्क डन ऑन चार्ज और वर्क किसके इक्वल है वो आप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क इज इक्वल टू द क्यू ई के, और क्यू जो है वो क्यू से डिवाइड हो जाएगा।
तो ये हम क्यू से कैंसिल कर देंगे, तो सिंपल जो है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो हम ये देख लेते हैं कि तो वोल्टेज जो है ए से बी की तरफ मूव करेंगे, तो हम कोई एक इंटरमीडिएट पॉइंट ले लेते हैं जो कि पी पॉइंट है। हम ए से पहले पी उस पॉइंट की तरफ जाएंगे और फिर पॉइंट से बी की तरफ मूव करेंगे, तो ओवरऑल जो फील्ड जो है वो बराबर होती है चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट वन, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रेफरेंस पॉइंट। The electrostatic potential is a scalar field and it is defined at every point in space। तो इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल होता है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है जो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ मूव करती है, उसकी डायरेक्शन होती है। तो ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है पी नॉट, और पी नॉट से हम पी की तरफ मूव करेंगे। तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली जो है वो या इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द electrostatic potential। The reference point P is where the potential is 0। इनिशियल पॉइंट पर पॉइंट 0 है और दूसरा जिस पॉइंट पे हम मूव कर रहे हैं वो पॉइंट जो है P नॉट है। अगर हम जो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है उसको इन्फिनिटी कर लिया जाए तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन आएगी इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। बेसिकली जो पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं या फोर्स जो अप्लाई करते हैं फील्ड के हमेशा वो फील्ड के एंगेस्ट होती है, यानी कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तो मूव कर रहा है, लेकिन अगर हम उसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करवाएंगे तो वो हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई करेंगे जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। ये रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का। पहले ही हम रिलेशन देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इक्वल है इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि वर्क डन इज मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कैन बी रिटर्न है। इसको इस तरह लिख लेते हैं क्यू वी, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी यानी कि माइनस क्यू और इंटीग्रल ऑफ ई अलोंग अ शॉर्ट पाथ ऑफ द लेंथ। हम एक शॉर्ट पाथ ले लेते हैं, पूरे जो वर्क डन है या पूरा जो लेंथ है ए टू बी पॉइंट उसको हम मेजर नहीं करते बल्कि स्मॉल लेंथ ले लेते हैं जिसे हम डी एल के नाम से देखते हैं। तो ये डेल्टा जो है ये शो कर रहा है चेंज इन वर्क डन में जो चेंज हो रहा है वो इक्वल टू होगा क्यू के और चेंज इन वोल्टेज के इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। वोल्टेज की जगह हमने ई डॉट डेल्टा एल लिखा, तो ये इक्वल टू बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक वोल्ट के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ले रहे हैं, एक सिंपल एक इंक्रीमेंट ऑफ पाथ ऑफ द लेंथ, स्मॉल चेंज इन वर्क डन हम देख रहे हैं, तो हम स्मॉल चेंज वर्क डन होगा तो हम उसी स्मॉल चेंज का पोटेंशियल देखेंगे। वो जो चेंज आ रहा है ए से बी पॉइंट पूरा कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि दरमियान में हम कोई एक पॉइंट या कोई एक पाथ ले लेंगे। तो स्मॉल पाथ के लिए यहाँ हम डेरिवेटिव ऑफ वी लिखा हुआ है जो माइनस डी एल के बराबर है ई डी एल के। तो यहाँ हमने पुट कर दी है वैल्यू ऑफ द ई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा डेल ऑपरेटर ऑफ द वी। ये डेल ऑपरेटर के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। डेल ऑपरेटर बेसिकली यूज़ होता है पार्शियल डेरिवेटिव के लिए। डेरिवेटिव यूज़ होता है चेंज इन द वेरिएशन में जो चेंज आ रही है, अगर कांस्टेंट वेरिएशन है 0 1 2 3 4 दिस इज कांस्टेंट वेरिएशन, लेकिन अब कभी 0 आ जाता है कभी 4 है फिर उसके बाद 2 आ जाए, तो अगर चेंज में जो वेरिएशन आ रहा है चेंज तो हो रहा है लेकिन चेंज में जो वेरिएशन हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम डेरिवेटिव लेते हैं। लेकिन अगर पार्शियल, क्योंकि हमने पूरे पाथ को मैंने अभी बताया कि डिस्कस नहीं कर रहे, पूरे पाथ को नहीं ले रहे ए से बी पॉइंट, हम कोई स्मॉल पाथ ले रहे हैं उसमें वर्क डन का, तो इसलिए वो उस इंटीग्रल को हम कहते हैं उस डेरिवेटिव को हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो किसी भी स्मॉल चेंज को मालूम करने के लिए जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसको डेल ऑपरेटर कहते हैं और बेसिकली ये पार्शियल डेरिवेटिव को शो करता है। सो द सिंपल रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द ई इज इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर ऑफ द वी, यानी कि पहले हमने लास्ट में डिस्कस किया था वी इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप इंटीग्रल लें तो वो वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर वोल्टेज का आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। बिकॉज ऑफ माइनस साइन किस लिए यूज़ होता है, क्योंकि वी डिक्रीज करता है विद द मैक्सिमम रेट। अगर ई और वी के दरमियान जो रिलेशन है वो माइनस साइन से शो किया जाता है। इट मीन्स अगर ई चेंज हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में तो वी जो है वो डिक्रीज होगा विद द मैक्सिमम रेट। दिस इज अ सिंपल रिलेशन बिटवीन द
electrostatic potential and the other is electric field. The next topic that is the equipotential surface. Equipotential surface वो surface है जहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहे। कोई हमारे पास चार्ज है, उसके गिर जो फील्ड पैदा होगी, एक सरफेस होगी, तो डिफरेंट पॉइंट पर जहाँ जिस पॉइंट पर हमें वोल्टेज जो है वो सेम लगेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो उस एरिया को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पिछले स्लाइड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल है। ग्रेडियंट का मतलब ये है कि ये जो हमने डेल ऑपरेटर, इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं, इज इक्वल द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द वी। तो इसलिए जो जिस पॉइंट पर हम ये देखते हैं कि वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो उस सरफेस को सिंपल हम द सरफेस ओवर विच द वी इज अ कांस्टेंट, यू कैन से दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकंड वन इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल that is composed of the 2 point charge, positive charge and a negative charge separated by the small distance d having the dipole moment। दो हमारे पास चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनके दरमियान हमारे पास डाइपोल क्रिएट होगी, दो पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो उसका पोटेंशियल अगर मालूम करेंगे तो हम मालूम करेंगे Q और माइनस Q। दिस इज द बेसिकली पोटेंशियल ऑफ द डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में डायग्राम में समझने में शायद आपको आसानी हो। अब आप देख सकते हैं कि डायग्राम ए में आप देखें तो ये डॉटेड लाइन जो है, जो एरिया बना रहे हैं, ये इक्वो पोटेंशियल सरफेस को शो कर रहे हैं। यानी इस पर आप जिस मर्जी पॉइंट पर जाएंगे आपको वोल्टेज सेम मिलेगा, इस पॉइंट पर जाएंगे वोल्टेज सेम मिलेगा। जैसे आप किसी भी एटम में देखते हैं कि जब तक वो अपने सर्कल में रहता है, अपने मदार में रहता है, अपने शेल में रहता है इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो एनर्जी है ना कम होती है ना बढ़ती है, उसकी एनर्जी जो है सेम रहती है। यही इसी तरह है कि आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर चार्ज के गिर्द एक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट होती है। और यहाँ पे ये फ्लक्स लाइन को शो किया गया है जो कि लाइन इलेक्ट्रिकल फील्ड को शो कर रही है। द सेकंड वन डायग्राम जो शो कर रही है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द डाइपोल। इसमें इक्वल सरफेस आप देख सकते हैं क्योंकि दो पोल्स हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होती है और सिंपल चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, ये इस डायग्राम में दिखाया गया है। गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ के बारे में आप पहले पढ़ चुके होंगे मैट्रिक में, एफएससी में। इसमें बेसिकली हम मेजर करते हैं किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की बिहेवियर क्या है, या इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से जो चार्ज पैदा हुआ है उस चार्ज डेंसिटी क्या है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसे हम मेजर कर सकते हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज सरफेस S इज इक्वल टू द टोटल चार्ज कंटेन विद इन द वॉल्यूम बाउंडेड दैट सरफेस। अब किसी भी सरफेस के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करना चाहते हैं तो आप उसमें देखेंगे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस वो कितना कंटेन कर रहा है एक सरफेस। अब आप देख सकते हैं D इज़ अ फ्लक्स डेंसिटी। अब हम डेंसिटी को मेजर करने के लिए, चार्ज की डेंसिटी के लिए नंबर ऑफ चार्जेस को देखेंगे ना। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस अगर आपको पता होंगे जो कि मौजूद है किसी भी सरफेस के ऊपर, तो आप उसके इलेक्ट्रिकल फ्लक्स या चार्ज डेंसिटी जो है मालूम कर सकते हैं। इसी तरह डी और ई के दरमियान जो रिलेशन है वो बेसिकली डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई शो कर रहा है। ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, डी इज़ अ चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो शो कर रहा है मीडियम की प्रॉपर्टीज़ को, जो कि किसी भी सरफेस जो है वो किसी भी मीडियम का हो सकता है, तो उसकी प्रॉपर्टी को शो करता है। तो हम डी की जगह अगर ई एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे तो ई जो है एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो जाएगा क्यू के, और ई यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दिस इज़ अ सिंपल इक्वेशन ऑफ द गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ में आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन शो कर रहा है सर्कल एक सरफेस को जिसका वॉल्यूम V है और सरफेस S है। ds इज़ अ स्मॉल चेंज इन द सरफेस, और ये दिस इज़ अ सिंपल लॉ कि टोटल जो है चार्ज जो है वो वॉल्यूम जो चार्ज 1 2 3 4 बस उस तमाम चार्जेस को सम अप करते हैं। इंटीग्रल आपको पता है कि एरिया अंडर द कर्व को शो करते हैं। हम बेसिकली डेरिवेटिव में क्या करते हैं, चेंज जो हो रहा होता है रेट ऑफ चेंज उसको मेजर करते हैं, लेकिन इंटीग्रल में हम क्या मेजर करते हैं, बेसिकली तो सम अप किया जाता है। समेशन साइड और इंटीग्रल साइड एक दूसरे के इक्वलेंट होते हैं। तो Q जो है पॉइंट है 1 2 3 डिफरेंट जो Q चार्जेस हैं उसको जब सम अप करते हैं तो उसको इंटीग्रल फॉर्म में यहाँ लिखा गया टोटल वॉल्यूम, तो ये हमारे पास टोटल चार्ज हो जाएगा।
नेक्स्ट वन दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की सिंपल एप्लीकेशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को वैल्यू को या चार्ज डेंसिटी की वैल्यू को मालूम करने के लिए हम डी और ई की वैल्यू को मालूम करने के लिए हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। द प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग द गॉसेस लॉ इज सिंपल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और second one is the Gauss's law is the alternate statement of the column law as well. So this law provide to finding the D for the symmetrical charge distribution. कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिकल है तो उसमें D की फाइंडिंग के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि हमारे पास बराबर होता है कि E के इक्वल होता है, तो E और D को मालूम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गॉसेस लॉ। फंडामेंटल लॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक के हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को, चार्ज डेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, डिफरेंट हमने उनके आपस में रिलेशन को फाइंड किया है, उनको देखा है। तो कुछ लॉ हैं जो एट द एंड हमने ड्राइव किए हैं जिनको हम फंडामेंटल लॉ कहते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें हम दोनों फॉर्म में मैंने लिख दिए हैं, इंटीग्रल फॉर्म में भी और डेरिवेटिव फॉर्म में। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेकंड को पहले आप देख लें, इंटीग्रल ऑफ द डी, यानी कि हम डी को फाइंड करना। इंटीग्रल ऑफ डी का मतलब है कि डी की तमाम वैल्यूज़ को आप फाइंड करना चाहते हैं कि किस किस पॉइंट पर डी की वैल्यू क्या क्या थी, यानी चार्ज डेंसिटी की। तो उसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ चार्जेस का मालूम होना ज़रूरी है। दिस शो द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, सो द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज। तो दिस इज़ अ बेसिकली गॉसेस लॉ भी है। अगर हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट या पॉजिटिव नंबर चार्जेस इज इक्वल टू द नेगेटिव नंबर चार्जेस, तो उसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास ज़ीरो वैल्यू शो करती है। दिस इज़ द टू फंडामेंटल लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको अब हम देख लेते हैं इंटीग्रल, ये रिलेशन है डी और ई के दरमियान, जो इसको हम इक्वेशन को मैक्सवेल इक्वेशन भी कहते हैं या मैक्सवेल फर्स्ट लॉ भी इसको कहा जाता है, गॉसेस लॉ को। दूसरा आप देख लें, ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म में फंडामेंटल लॉ को एक्सप्लेन किया गया है कि वहाँ हमने देखा था कि इंटीग्रल ले रहे थे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ई का, तो वो ज़ीरो के बराबर है। यहाँ भी हम देखेंगे अगर डेरिवेटिव लें, दिस शो द डेल ऑपरेटर मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप ई का ले रहे हैं तो वो भी ज़ीरो है, और इसी तरह आप पार्शियल डेरिवेटिव या डाइवर्जेंट ले रहे हैं डी का तो वो इक्वल टू क्यू के इक्वल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, ये हमारे पास दोनों इंटीग्रल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों वही रिलेशन है डी और ई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डी। ये दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो टॉपिक था इस चैप्टर में हमने इस्तेमाल किए। फोर्स है, वर्क डन है, चार्ज है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस सब पैरामीटर्स को हमने रिलेट किया विद रिस्पेक्ट टू ई और डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी जिसे हम कहते हैं। तो नेक्स्ट अब हम इसकी एप्लीकेशन कुछ देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन देखने के लिए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिफरेंट मटेरियल के साथ क्या बिहेवियर शो करता है। अगर वो मटेरियल हमारे पास कंडक्टर है तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बिहेवियर शो करेगा, अगर सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर मटेरियल है। तो पहले हम देख लेते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर मटेरियल बेसिकली होते क्या। तो कंडक्टर आपको पता है कि वो मटेरियल होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से जो है पास हो जाए, या उसमें बहुत कम ही मज़ामत उसे या रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डेड जो है वो नहीं होते, बॉन्डेड कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं, कुछ फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो उस फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है चार्ज वो मूव करता है थ्रू द कंडक्टर। दूसरा हमारे पास इंसुलेटर में होता है कि जो हमारे पास एटम्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन एटम वो कन्फाइंड होते हैं, वो बिल्कुल जो है वो मूव नहीं कर सकते। तो फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मौजूद नहीं होते इंसुलेटर में, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी या हम एनर्जी जो है वो पास नहीं करवा सकते। आप देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल है जिसमें कोई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो बॉन्डेड चार्ज के अंदर हो। द आइडियल dielectric material is one which have no free charge. All the charge present in the material are bonded charges bound to the atom. Under the action of electrical field
पॉजिटिव चार्ज मूव इन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज मूव अपोजिट टू द फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इसलिए जब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड या सेम होती है जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, लेकिन नेगेटिव चार्ज की उसके अपोजिट होती है। सो सिंस पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पार्ट ऑफ द ईच मॉलिक्यूल और एटम इज displaced from their equilibrium position as well. This is the basic definition of the dielectric, which has no free charge and all the atoms all the charges in the material are the bonded charges. Next हम देख लेते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटेंस एंड द कैपेसिटर्स। अब एप्लीकेशन हम देख रहे हैं क्योंकि, और जो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन देखते हैं तो उसके लिए हम जो बेस्ट मटेरियल जो यूज़ करते हैं, बेस्ट एप्लीकेशन वो है कैपेसिटर। और जब हम मैग्नेटोस्टैटिक की बात करेंगे आगे चलकर तो उसमें हम एप्लीकेशन में इंडक्टर को यूज़ करेंगे। तो कैपेसिटर हम याद देख लेते हैं। कैपेसिटर बेसिकली दो प्लेट्स होती हैं हमारे पास और उनके दरमियान एक मटेरियल होता है जिसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। वो प्लेट्स एक पॉजिटिव प्लेट्स को शो करता है, दूसरा नेगेटिव प्लेट्स को शो करता है, और उनके दौरान जो है चार्ज हम स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ डीसी, डायरेक्ट करंट के फॉर्म में चार्ज को स्टोर किया जाता है। तो ये इसका रिलेशन है कैपेसिटेंस चार्ज इज इक्वल चार्ज ओवर वी, यानी जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो चार्ज या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, और सी इज़ द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड द वोल्टेज। सी इज़ द बेसिकली शो द कैपेसिटेंस पे कितना कैपेसिटर जो है उसकी क्या कैपेसिटी है, कितना चार्ज वो है स्टोर कर सकता है। तो ये हम डिटरमाइन करेंगे फ्रॉम द कैपेसिटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे फाइंड की जाती है। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास दो कंडक्टर यूज़ होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड इट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्रिकल कंडक्टर एंड परमिटिविटी ऑफ द बिटवीन जो मटेरियल यूज़ होता है उसकी परमिटिविटी पर हम डिपेंड करता है कैपेसिटेंस पर, कि मटेरियल अगर एयर है या कोई और डाइलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। तो सी इज़ इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगी, उतना ज़्यादा चार्ज आप स्टोर कर सकेंगे। लेकिन जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा, जाहिर बात है डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव की तरह बढ़ता जाएगा, तो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होगी वो कम से कम होगी, वो फिर एज अ ऑफ स्विच के तौर पर या ओपन स्विच के तौर पर यूज़ होगा। कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस इवन व्हेन नो वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन इट, नो फ्री चार्ज इज ऑन द कंडक्टर एज वेल। तो यहाँ हम आज का लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। नेक्स्ट हम इसी टॉपिक से फिर इसको स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।